नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह से यहां पर सेना की मूवमेंट देखी जा रही है तो लोगों में असमंजस और बेचैनी की स्थिति बन गई है। पुलिस ने साफ तरीके से कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद यहां वापसी हो रही है और पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने की भी अपील की है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नॉर्थ कश्मीर में सेना की मूवमेंट पर लोगों में असमंजस की स्थिति बन चुकी है और लोग वहां पर बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। अफवाहें यहां पर ये उठ रही हैं कि ज्यादा तरीके से ट्रूप जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। नॉर्थ कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेना की मूवमेंट पर लगातार असमंजस की स्थिति जो है वो देखी जा रही है और अब इस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से स्थिति जो है वो बनती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पुलिस ने यहां पर साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान ये ट्रूप वहां पर भेजा गया था, सेना को वहां पर भेजा गया था और अब यहां पर वापसी होती हुई नजर आ रही है। तो पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन मुकम्मल तरीके से यहां देखना यह है कि जिस तरह से मूवमेंट देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं आम लोग बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है, क्या लगता है किस तरह से आने वाले समय में स्थिति बन सकती है? देखिए, आने वाले समय में क्या होगा इसके अभी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर में बारामूला, उरी, सोपोर, रतियाबाद, बिजहामा और आसपास में सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ा दिया गया। कोई पहली बार बढ़ाया गया हो। वेस्ट बंगाल में कश्मीर प्रोविंस से वेस्ट बंगाल के लिए वापस आ रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेशन है, बहुत सारे इलाके बांडीपोरा, बारामूला के इलाके जहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, लिहाजा इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन कल से बड़ी परेशानी थी। कुछ लोग कहते थे कुछ लोग कहते थे बंद हो जाएगी, कुछ लोग कहते थे राशन पानी वगैरह हो सकता है कुछ बड़ा होना है। लेकिन सियासी के साथ साथ आम व्यापारी आज यही सोचता है कि शायद कुछ बड़ा होना है ना दे। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे नजर घुमाई जाए तो जाहिर तरीके से 5 अगस्त को याद किया जाए तो वहां पर भी कुछ बड़ा होने वाला था और मुकम्मल तरीके से देखा गया था कि क्या बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं बनने वाली आने वाले समय में। इंसान को इस वक्त सत्यपाल मलिक ने कहा था कुछ बड़ा होने वाला नहीं, लेकिन जितना बड़ा हुआ अभी तक उससे बड़ा हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट मुल्क में नहीं देखा। लेकिन उसके बाद जो आज पुलिस कहती है उस पर भी लोग एतबार नहीं करते हैं। पुलिस कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कहती है कि आप अफवाहों पे कान न धरें, 5 अगस्त को कोई बड़ा ऐलान नहीं होना है। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जम्मू का स्टेटस चेंज होगा, कश्मीर और कारगिल का स्टेटस चेंज होगा, शोपियान और बांडीपोरा का स्टेटस चेंज होगा, टोपोग्राफी का। ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ने ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कश्मीर में खासकर इन इलाकों में जो तजब्बुत बिसुकत है, दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, बड़े लोग बड़े कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर उसी तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन अगला लेगा। कोविड-19 तो जब अफवाह ये भी थी कि जम्मू को राज्य बनाया जाएगा और कश्मीर को यूटी बनाया जाएगा, इस तरह से भी अफवाहें जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही थी। देखिए, इन अफवाहों में अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कोई रोल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का आवाम अब सुनेगा क्योंकि पीछे 2019 5 अगस्त को जो फैसला हुआ उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के जो सबसे बड़े कदावर नेता थे उन्होंने सत्यपाल मलिक ने कहा था कुछ नहीं होना है लेकिन होगा। आज कहा जाता है कि जम्मू को स्टेटस का दर्जा जो है वो स्टेट के बराबर होगा, कश्मीर को यूटी और लद्दाख के साथ रखा जाएगा, दक्षिणी कश्मीर में जो शोपियान, अनंतनाग, गाजीपुर का एरिया है इसको जम्मू के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि डिलिमिटेशन में इस तरह की चीजें करने से पहले आशा आपको याद होगा, जहाँ एक तरफ आप टोपोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, डिलिमिटेशन यानी हदबंदी कमीशन में 15 से 16 सीटें जो है विधानसभा की 89 सीटों में बढ़ जाएंगी। और हो सकता है कि डिलिमिटेशन में इस तरह की सोच मरकज से एक तरतीब दिया होगा कोई। और क्या लगता है तजम्मुल कि अगर उसमें कुछ फेरबदल होता है या सीट्स को बढ़ाया जाता है तो उसी को मद्देनजर रखते हैं डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई जा रही है, कुछ ऐसा?
देखिए, बहुत सारे मामला हैं जिनको लेकर चर्चा चल रहा है और चर्चा जारी है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार ने चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से सेना की मूवमेंट देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात की जाए, तो यहां पर लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से यहां अपील करती हुई भी नजर आ रही है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला कठुआ के अंदर लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप अब कम होता हुआ नजर आ रहा है और 24 घंटे में संक्रमितों के मात्र यहां 7 मामले नए सामने आए हैं और रेड जोन लखनपुर में भी अब हालात सुधरने लगे हैं और जिले की आवाम का सहयोग अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यहां पर लगातार आम जनता जो है वो अपना सहयोग देती हुई नजर आ रही है और उसी का यहां पर मुकम्मल तरीके से जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो जिला कठुआ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं और रेड जोन के अंदर की अगर बात करें, रेड जोन लखनपुर में भी यहां हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हालातों में सुधार हो रहा है और जाहिर तरीके से एक अच्छी ही खबर इसे मानेंगे, क्योंकि जिला कठुआ से अच्छी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ ये प्रवेश द्वार और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कोरोना का प्रकोप भी अब यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से आम लोग अब राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ ही बड़ी बात यहां पर यह है कि एहतियात बरतना अभी भी बहुत जरूरी है, आम जनता को अपना सहयोग देना अभी भी बहुत जरूरी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे संवाददाता कठुआ से जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से अच्छी खबर आज जिला कठुआ से देखने को मिली है, लेकिन क्या लगता है कि लगातार आम लोगों को कितना सहयोग आज भी देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आंकड़े जो है वो संतोषजनक हैं। कहीं ना कहीं तो कोविड का जो ग्राफ जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इस ग्राफ को डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि हालांकि कोविड के मामलों में लगातार जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस प्रशासन की ओर से लगाई गई हैं उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी किए गए हैं उन पर अमल करना जरूरी है। अभी भी कठुआ की हालात की अगर बात करें तो यहाँ पर फेज मैनर पे दुकानें खोली गई हैं, ऑड इवन के तर्ज पर यहाँ पर दुकानें खोली गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इम्पोज की गई हैं। उसके अलावा अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पालन नहीं करता, प्रशासन पर सख्ती भी दिखाता है। लेकिन संतोषजनक खबर यह है कि अब लगातार कठुआ जिला में मामलों में जो है वो घटना शुरू हो गए हैं। कल 7 मामले नए पॉजिटिव सामने आए हैं सरबजीत, लेकिन रेड जोन इलाका जो कि लखनपुर का इलाका है और प्रवेश द्वार भी है, वहां पर किस तरह से पूरी स्थिति है? क्योंकि सुधरने की बात तो कह दी गई है, लेकिन केसेस कितने? जी बिल्कुल, लखनपुर की अगर बात करें तो लखनपुर जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आ रहे थे, चाहे वो किसी भी जिला से बिलोंग करते हो, लखनपुर में सभी की यहाँ पर मैंडेटरी टेस्टिंग की जा रही थी और कई लोग यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे थे। कई लोगों को लखनपुर से ही वापस लौटा दिया जाता था और कुछ लोगों को यहाँ पर कोविड वेलनेस सेंटर जो है कठुआ में बनाए गए हैं वहां पर शिफ्ट किया जाता था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में अगर देखें तो काफी कम संख्या जो है पॉजिटिव की लखनपुर से भी सामने आई है। लखनपुर में भी संतोषजनक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर भी ग्राफ जो है कोविड का कम होता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से सख्ती जो है वो सख्ता जो है वो पूरी बरती जा रही है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं किसी को भी बिना टेस्टिंग के जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मामले हैं उनमें लगातार कमी जो है वो देखी जा रही है। बहुत अच्छी बात है सरबजीत की मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन फेस मैनर्स में जो दुकानें खोलने की बात कही गई है वहां पर किस तरह से गाइडलाइंस का पालन होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जिस तरह की गाइडलाइंस और एसओपीज जारी की गई हैं उसी के आधार पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, जिला कठुआ के जो मुख्य बाजार है उसकी बात करें तो हर जगह पर जिस तरह से प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की गई उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी समय समय पर मार्केट की जांच भी करते हैं। अगर कोई उल्लंघना करता पाया जाता है तो उस पर प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई भी करता है। लेकिन अभी जो देखने में ये सामने आया है कि लगातार जिस तरह से कोविड के मामलों में पिछले कुछ समय में इजाफा हुआ था तो लोग भी अब जो है सतर्क हो चुके हैं। सरबजीत, अगर पुलिस को लेकर बात की जाए तो सिक्योरिटी रीजन से किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है पुलिस? क्योंकि कल यहां पर पुलिस पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर एक तस्करी का मामला देखने को मिला है जिला सांबा के अंदर। जिला सांबा के अंदर एक गाड़ी को धर दबोचा जाता है और वो गाड़ी लखनपुर से होकर आती है। एक बहुत बड़ा सवाल सिक्योरिटी रीजन के हवाले से था वहां पर।
जी बिल्कुल, लखनपुर की अगर बात करें तो लखनपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी ज्यादा में जो है तैनाती वहां पर की गई है। हर एक गाड़ी को जांच कर पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लखनपुर पुलिस और जितनी भी कठुआ पुलिस की जो टीमें हैं वो हर गाड़ी को जांच शक के आधार पर यहाँ पर जांच के लिए रुकवाती हैं। लेकिन अगर सभी गाड़ियों की जांच करेंगे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लखनपुर एक छोटा सा स्टेशन है, वहां पे अगर हर गाड़ी की जांच की जाएगी तो जाम जो है वो जाम की स्टेशन बन जाएगी। लेकिन हालांकि लखनपुर पुलिस जो है और कठुआ पुलिस जो है कई जगह पर नाकेबंदी के दौरान इन गाड़ियों की जांच तो की जाती है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो गाड़ी सांबा में पकड़ी गई है ये किस रूट के सहारे जम्मू कश्मीर में एंटर किया और कहां से लोड होकर ये जो है सांबा तक पहुंची है। देखिए सरबजीत, कल उस शख्स की वजह से भी आप देखिए कितना हालात वहां पर खराब होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि तस्करी का मामला था और जाहिर तरीके से लखनपुर पर ही सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सवालिया निशान वहां लगते हुए दिख रहे थे। तो यहाँ लखनपुर के अंदर चेकिंग करना बहुत जरूरी है, महज हर एक गाड़ी को रोकना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जिला कठुआ के अंदर से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन फिर भी लखनपुर प्रवेश द्वार के अंदर मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी था। ये लखनपुर के अंदर और साथ ही साथ जिला कठुआ के अंदर प्रशासन को ध्यान देने की काफी तरीके से जरूरत थी। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी आज आप देखिए बड़ी खबर किस तरह से देखने को मिल रही है। लगातार तपती धूप में लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और तपती गर्मी में 7 दिनों से पानी की बूंद भी नहीं मिलने की वजह से यहां आम लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया है और सांबा के अंदर मुकम्मल तरीके से रख अबटाली के लोगों ने जो पंपिंग स्टेशन है यहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया है और जनप्रतिनिधियों को भी लोगों ने धरने में शामिल कर लिया है और जल शक्ति विभाग की शक्ति पर यहां सवालिया निशान उठ रहे हैं। और पूरी खबर को अगर निचोड़ को देखा जाए तो आप देखिए जल शक्ति विभाग किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। रख अबटाली इलाका है जहां पर लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लोगों के अंदर रोष यहां पर हो गया है और जाहिर तरीके से जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है तो मुकम्मल तरीके से हर घर में पानी होना कितना जरूरी है ये हर कोई समझता है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ आम लोग यहां पर किस तरह से सुविधाओं के अभाव से गुजरते नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जिला सांबा की बात नहीं है, दूर दराज के इलाकों में भी सड़क, बिजली, पानी जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से लोगों को आज भी वंचित रखा गया है और लोग ही यहां साफ तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि मुकम्मल तरीके से जो काम होना चाहिए था, विभाग की तरफ से होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और आप देखिए कि पीएचई डिपार्टमेंट का जिस तरह से आप यहां रवैया देख रहे हैं, ये देखते ही बन रहा है। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक ट्यूबवेल पर ही धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी अपने धरने में शामिल कर लिया गया है। और जाहिर तरीके से रख अबटाली के ये लोग हैं जो पंपिंग स्टेशन को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये हर कोई जानता है कि गर्मी के समय में पानी की कितनी जरूरत रहती है और ये गर्मी हो या फिर सर्दी हो, लेकिन पानी कितना जरूरी है ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना था, उसके बाद चलेंगे संवाददाता के पास। आज हमारे घर में 5-7 दिन हो गया पानी आए हुए, मेरे खुद के घर में 5-7 दिन हो गया पानी आए हुए और पूरा का पूरा OHG खाली पड़ा हुआ है और बाद में जवाब देते हैं नहीं जी लड़के ने उधर लगा दिया उधर लगा दिया। भाई उन लड़कों को सामने लाओ जो लगाते हैं पानी, हम उनको पूछते हैं कि आप क्यों लगाते हो। जहाँ तो कोई डिपार्टमेंट की मिलीभगती है, जहाँ फिर इनकी कोई आपस में रंजिश है, हमें वो क्लियर करना चाहिए कि पानी का ये मसला क्या है। हम रोज रोज तंग आके ये हमें लास्ट स्टेशन जो है अपना समले वाला बंद करना पड़ता है जब हम परेशान हो जाते हैं। कल शाम को मैंने डबले साहब के साथ बात की तो मैंने कहा कि जय साहब बोल रहे हैं कि पानी 2 घंटे के लिए टाउन सिटी में लगाया है तो आपको पानी सुबह मिल जाएगा। तो कल भी लेडीज इकट्ठी हुई थी, मैंने बोला आज आप जाओ सुबह पानी आ जाएगा। सुबह मैं सोया था तो 6 बजे मेरे घर लोग आ गए, बोलने लगे सरपंच साहब आपने शाम को हमें भेजा और अभी भी हमारे घर में पानी नहीं है और ओवरऑल टैंक दोनों खाली पड़े हुए हैं। भाई पूरी रात मोटरें चलती है, पूरी रात ये ड्यूटी वाले होते हैं, तो फिर ये पानी जाता कहाँ है। आज हम इनसे रिटर्न में लेंगे। अगर इनका मुलाजिम काम नहीं कर रहा है, बाल नहीं खोल रहा है, पानी नहीं जा रहा तो किसने करना चेक? मैंने चेक करना या लोगों ने चेक करना है? हर बार यही बात करते हैं। आज इन लोगों ने कहा, मैंने इनको बहुत समझाया कि हम नहीं चाहते हैं अगर रोड बंद करते हैं तो लोगों को समस्या होती है। अगर अभी इन्होंने ट्यूबवेल बंद किया है, मैं सुबह से इनको कह रहा हूँ कि मेरी बात हो रही है आप रहने दो, लेकिन वो कह रहे हैं देखो आज तीसरे दिन के बाद पानी आता है। अब इन्होंने ट्यूबवेल बंद करके रखा, जिनकी आज लोगों की सप्लाई होनी थी
उनको 6 दिन के बाद पानी मिलेगा। कभी बिजली, अभी तूफान आता है, कोई बिजली में गड़बड़ हो जाती है, या एक दिन पानी खोलने वाला नहीं आता तो एक हफ्ता का बीच में गैप पड़ जाता है, लेकिन कोई बादर नहीं कर रहा। सुबह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 7 बजे से ये लोग बैठे हैं। ये मुझे भी नहीं यहाँ से जाने दे रहे, कह रहे हैं जब तक यहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं आएगा, जब तक वो PHE डिपार्टमेंट का यहाँ पर नहीं आएगा, हम आपको भी नहीं जाने देंगे। चलिए, तो आपने देखा कि इन लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो विभाग पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि दिन रात यहां पर गुहार लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। और आखिर जल शक्ति विभाग काम क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये कोई पहली बार यहां पर नहीं हुआ है, जिला सांबा में इससे पहले भी कई बार सड़क को लेकर लोग परेशान देखे गए हैं, बिजली पानी जैसी सुविधाओं को लेकर भी लोग जो है वो परेशान देखे गए हैं। क्या लगता है कि जल शक्ति विभाग का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन काम अभी तक भी बदलने की कोशिश नहीं हुई? ने सही कहा, जिस तरह से जल शक्ति विभाग नाम तो बड़ा दे दिया गया, लेकिन काम अभी भी इनका इतना छोटा है कि लोगों तक ये सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं। पानी को लेकर अगर बात करें तो ये रख जो इलाका है, गांव सांबा का ये गांव है, यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और वजह ये नहीं है कि इनके पास पानी नहीं है, पानी की इनके पास काफी पर्याप्त सप्लाई है। लेकिन आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों में जिस ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई जाती है, उस ट्यूबवेल से भी वहां से पानी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वहां के जो लोकल रखा के रहने वाले लोग हैं उनको वो पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेन पंपिंग स्टेशन रखा मटाली में ही है। तो वहां से जब शहर को पूरी सप्लाई मिलती है तो वहां पर भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो वहां के लोगों को सप्लाई उनकी काटकर दीगर दूसरे इलाकों में दी जाती है। मैं मानता हूं कि पानी की समय हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट जो इलाका जिनको जरूरत है, जो लोकल इलाका है, वो वहां तक अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो ये साफ तौर पर आप देखते हैं। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर? कुछ देर पहले AWE जो विभाग है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने 2 यहाँ मुलाजिमों को यहाँ से तलब कर दिया, उनको दूसरी जगह पर जो वो ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी वजह से ही लोगों को यहाँ पर भारी किल्लत आ रही थी पानी की। और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो 2 लोग इनको ट्रांसफर किया गया है इस पंपिंग स्टेशन से, ये लगातार क्या कर रहे थे कि जब पानी की सप्लाई को ऑन करते थे, जब मोटरें चालू करते थे, तो उनके इलाके की पानी की सप्लाई को काट देते थे और बाकी इलाकों में पानी की सप्लाई देते थे। जब लोगों को पता चला कि रहते तो यहाँ पर भी इंसान है, इनको भी पानी की जरूरत है, लगातार यहाँ पर गर्मी की वजह से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई अभी तक जल शक्ति विभाग की तरफ से? ऋषि, देखिए वही आपको बता रहा हूं कि 2 जो मुलाजिम वहां पर ट्यूबवेल पर काम करते थे उनको वहां से तलब कर दिया गया है, उनको दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया है, जिनकी वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। और AWE जो विभाग के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आपको पानी की सप्लाई जो है मिल जाएगी और प्रॉपर समय पर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब तक लोग अपनी जो दिक्कतों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते, तब तक मुझे लगता है कि विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रखती है। और अब जब सुबह से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम पानी दीजिए, बच्चे घर पर हैं, लॉकडाउन चल रहा है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए पानी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में बिना पानी के किस तरह से रहा जाए। और लोगों ने फाइनली यहाँ पर ये डिसाइड किया, महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर वहां के बुजुर्ग हो, सब लोग पंपिंग स्टेशन पर आकर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जाकर जो विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे और उनको आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया कि जिन 2 लोगों की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा था, उन 2 मुलाजिमों को वहां से तलब तो कर दिया गया ऋषि, लेकिन पानी मिलना बहुत जरूरी था। आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है, विभाग के मुलाजिमों को काम करने की जरूरत है, जमीनी सतह तक पानी पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से ऋषि जो है वो बता रहे हैं कि लगातार अब यहाँ पर विभाग के नुमाइंदे जो है वो पहुंचते हैं और लोगों को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मात्र आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। इस पर काम करना बहुत जरूरी था, लोगों को पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। चलिए, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए रामबन के विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रामबन के बनिहाल इलाके से सामने आ रही है, जहां पर अभी भी पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं लोग और मौजूदा दौर में भी यहां सड़कें लोगों के लिए ख्वाब बन गई हैं और चारपाई पर लादकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और मिट्टी में मिले हुए प्रशासन के तमाम विकास के जो दावे हैं वो देखे जा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दूर दराज का इलाका होने की वजह से आज भी सड़क संपर्क से ये लोग वंचित हैं और अगर कोई मरीज यहां पर बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक आप देखिए किस तरह से चारपाई पर लिटाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। जाहिर तरीके से सड़क विभाग पर भी ये सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर दूरदराज के इलाकों के अंदर आज तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ। और रामबन की बनिहाल विधानसभा के लोगों की ये बात हो रही है
विधानसभा के अंदर कितने अभी तक नेता पहुंचे हैं और कितने यहां से होकर चले गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ, और अगर शुरू हुआ तो काम मुकम्मल तरीके से क्यों नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मौजूदा दौर में सड़कें लोगों के लिए यहां पर ख्वाब बनती जा रही हैं। क्योंकि आज भी आप देखिए आधुनिक दौर में किस तरह से लोग जो हैं वो बहुत अलग तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हुए नजर आ रहे हैं। सात तस्वीरें आपके सामने रामबन की बनिहाल विधानसभा क्षेत्र की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी सड़क संपर्क नहीं है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से दूर दराज के इलाके से हर दिन खबर जो है वो निकलकर सामने आती है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से आम जनता लगातार देखी जा रही है कि वंचित है, लेकिन आखिर अभी तक सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? कई नुमाइंदे आए और चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो तस के मस नहीं हुए। जी बिल्कुल आशा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल की है, जहां पर आज डीडीसी की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर है वहां पे ये उखड़ाल ए का एरिया है, जहां पे देख रहे हैं हम कि सड़कें हैं नहीं, फुट ब्रिज है नहीं, लोग पैदल चलकर यानी 5 से 6 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद सड़क तक पहुंचते हैं। एक बीमार को अगर घर से अस्पताल तक ले जाना है तो मुझे लगता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीमार ने रास्ते ही दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि सियासत का शिकार यह इलाका जरूर है, क्योंकि सियासतदानों की तरफ से ये तो कहा जाता है कि हमारे पास काफी तजुर्बा है, हम तजुर्बा रखते हैं सियासत में, लेकिन उनका तजुर्बा किस काम का जब लोगों को राहत न मिल पाए। क्योंकि ये रूनीगाम के एक विजुअल्स है और ब्राडसूल के दूसरे विजुअल्स है। अगर रूनीगाम की बात करें तो वहां से लोगों को उखड़ाल पहुंचना है, भट्रो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पहुंचना है या फिर रामसू पहुंचना है, और पहले तो उन्हें पैदल चलना है, जो आप विजुअल्स में साफ तौर देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास एक ब्रिज है, ये ब्रिज पोगल और मालीगाम को वहां के लोकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनसे मिलाता है। और क्योंकि देखिए जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लोग जरूर शिफ्ट करते हैं, मौसम गर्मा में वो ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, इसी ब्रिज के जरिए से वो चलकर जाते हैं। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जब बरसात के मौसम में पानी का बहाव तेज हो जाता है, नदी नालों में पानी बढ़ जाता है, उस वक्त ये लोग किस तरह से वहां से चल पाते हैं, ये देखना तो मुझे लगता है कि एक तरफ उन लोगों के लिए एक उनके चेहरे पे एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि हमारे पास तजुर्बा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं इस चीज की भी मिसाल देता है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि वोट बैंक के लिए आप लोग इन लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो दोबारा से वहां पहुंचना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सवाल यहाँ पर पीएमजीएसवाई पर भी उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि पीएमजीएसवाई की सड़कें जो बनाई जानी थी उनको लेकर अभी तक काम क्यों नहीं किया गया, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान विभाग पर भी लग रहा है। जी बिल्कुल आशा, देखिए यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आती है। ये तो हम कहेंगे कि सरकारी जो स्कीमें चलाई जाती है वो सिर्फ कागजों तक महदूद रहती है, जो इन्फ्लुएंशियल जो भी लोग हैं वहां तक तो ये तमाम स्कीमों का फायदा पहुंचता है, लेकिन जो गरीब लोग जो सिर्फ एक वोटर ही के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि सियासतदान जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं दौरान इलेक्शन वो लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे उन्हें जीत हासिल होती है तो उनका ठिकाना वो इलाका नहीं जहां वो लोगों से वोट मांगे जाते हैं, उनका ठिकाना या तो जम्मू होता है या तो श्रीनगर होता है, क्योंकि 5 साल तक वो इन लोगों को अल्लाह के रहम व करम पर छोड़ देते हैं। लेकिन नदीम, इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को, और अब जाहिर तरीके से एलजी प्रशासन का ये फर्ज बनता था, ड्यूटी बनती थी कि निशानदेही की जाए कहां कहां पर लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्या लगता है कि इस पर भी यहाँ जो विभाग है वो फेल होता हुआ नजर आया है? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इस मसले पर कोई न कोई संजीदगी बरतता, लेकिन वो उस वक्त जब वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की डिमांड्स को उन तक पहुंचाए, क्योंकि लोग अपनी डिमांड्स कंसर्न जो भी एजेंसीज है, जो भी हायर अथॉरिटीज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, इक्तदार में बैठे लोग हैं, जो अरबाब इक्तदार चलाने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और किसी एक शख्स को अपनी जिम्मेवारी सौंपते हैं कि आप हमारी मुश्किलात को, हमारे मसाइल को अरबाब इक्तदार तक ले जाएं। लेकिन वो लोग जब ख्वाबे खरगोश पे सोए हैं,
जब वो जम्मू में बैठे रहे, श्रीनगर में बैठे रहे, लोगों का हाल पूछने के लिए कभी यानी कहने का मतलब ये है कि जमीनी सतह पर उतरना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ मिलना बहुत जरूरी है और उनकी मुश्किलों को सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो बता रहे हैं कि किस तरह से दूरदराज का इलाका आज भी सुविधाओं से वंचित है, विकास से वंचित है। साफ तस्वीरों में आप देखिए, इन हालातों में यहाँ पर लोग जो है वो रहने को मजबूर हो गए हैं और जो दावे बड़े बड़े पेश किए जा रहे हैं कि परियोजनाओं का लाभ यहां आम जनता तक पहुंच रहा है, तो वो सही तरीके से हकीकत आपके सामने है। तो जम्मू के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के दिन अब जल्द ही फिरने की उम्मीद यहां बनती हुई नजर आ रही है। विक्रम चौक स्थित इस रेलवे स्टेशन से किसी समय सियालकोट तक छू छू कर आवाज गूंजती थी और दोनों तरफ से लोगों का उस ट्रेन में आना जाना लगा रहता था। और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आज अधिकारियों की टीम के साथ एक ऐतिहासिक धरोहर का दौरा कर इसे काफी हद तक पुराने स्वरूप में लाने का मसौदा तैयार किया। उन्होंने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस परियोजना की फंडिंग की जाएगी और पर्यटन विभाग को ये जिम्मेदारी देने पर भी विचार किया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य इसे हेरिटेज रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करना है ताकि हम अपने गौरवशाली अतीत में झांक सकें। टूरिज्म महकमे की जानिब से और हमारा जो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत इसकी फंडिंग करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं एंड मुझे लगता है एज अ हेरिटेज रेलवे स्टेशन उसके लिए ये एक बहुत जो है वो अहम प्रोजेक्ट बनकर आएगा, जिसमें कि हम लोगों को अपना ग्लोरियस पास्ट भी पता लगेगा और साथ ही में यहाँ पर रेलवे से संबंधित जो उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजीज रही और जो यहाँ पर जो उस टाइम पर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, मशीनरीज यूज़ होती थी, वो हम लोग रेलवेज के साथ भी टाई अप करके पूरा एक होलिस्टिक प्लान यहाँ पर प्लानिंग करेंगे और मुझे लगता है बहुत ये अच्छा प्रोजेक्ट बनकर निकलेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।